हेलो फ्रेंड्स, मैं निसार सैफ़ी दास्तान जुर्म की कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अमूमन देखने में आता है कि जब छोटे बच्चे को गोद में लेकर खिलाते हैं, उसको प्यार करते हैं, तो उसके नैन नक्श को भी देखते हैं और साथ साथ उसके हर एक अंग को देखा जाता है और कहते भी जाते हैं कि इस बच्चे की आँख तो इसके माँ जैसी है, इसकी नाक इसके पिता जैसी है और इसी तरह उसके सभी अंगों की तुलना परिवार के किसी न किसी अफराद से की जाती है। और जब वो बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है तो उसकी हरकतों और आदतों को भी परिवार के किसी न किसी अफराद से जोड़कर देखा जाता है। जैसे इसकी चाल दादा जैसी है, बात करने का तरीका इसकी नानी या नाना के जैसा है और आज की जो ये सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है, इसी मौजू पर ममनून है। इस कहानी में एक छोटा बच्चा होता है और उस छोटे बच्चे को जब भी गोद में कोई लेता है, उसे खिलाता है, उसे प्यार करता है, तो साथ में कहता है कि पूरे परिवार में इसकी शक्ल तो किसी से मिलती जुलती ही नहीं है। आखिरकार ये बच्चा है किसका और ये बच्चा किस पर गया है? बस इतनी सी बात थी और यही बात उस बच्चे के पिता के मन में एक शक पैदा कर देती है और वो शक इतना गहरा हो जाता है कि एक दिन वो अपनी पत्नी से पूछ बैठता है कि ये बड़ा बेटा तो मेरा है, क्योंकि इसका चेहरा और इसकी आदत मुझ पर गई है, लेकिन ये छोटा बेटा किसका है जिसका चेहरा और इसकी आदत परिवार के किसी भी अफराद से नहीं मिलती। एक दिन वो जिद पर अड़ जाता है कि मैं इस छोटे वाले बच्चे का हर हाल में डीएनए टेस्ट करवा कर ही रहूँगा और उसके बाद देखूँगा कि ये सचमुच बच्चा मेरा है या नहीं, या फिर किसी और का है। और यहीं से पति पत्नी के बीच इस लड़ाई झगड़े की शुरुआत होती है और ये लड़ाई एक कत्ल और कई परिवारों की बर्बादी पर खत्म होती है। डीएनए की बात सुनकर पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वो जान देने की कोशिश भी करती है। ये बात यहीं पर रुक जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये बात बढ़ते बढ़ते पहुंच जाती है एक कत्ल पर, और वो भी एक ऐसा परफेक्ट कत्ल जो ना तो पोस्टमार्टम की पकड़ में आता है और ना ही उसके शरीर पर कोई चोट और ना ही कोई मारपीट का निशान आता है। और ऐसा लग रहा था जैसे ये नॉर्मल मौत है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी जब इस मामले की जांच बहुत बारीकी से करते हैं तो पता चलता है कि ना सिर्फ इसमें कत्ल होता है बल्कि इस कत्ल में कई लोग शामिल भी होते हैं। पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जब भी इस हादसे का जिक्र लोगों के सामने होता है तो एक अजीब सा डर उनके दिल और दिमाग पर छा जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई इंसान आखिर ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान के जिला झालवाड़ की। एक इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने वाला आईबी ऑफिसर जिसका नाम चेतन प्रकाश गाला होता है और उस वक्त उसकी पोस्टिंग दिल्ली में थी। हर महीने उसको 1 या 2 दिन की छुट्टी बहुत मुश्किल से मिला करती थी और इन्हीं छुट्टियों में वो अपने माता पिता और अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मिलता था। ये बात है तारीख 14 फरवरी 2018 की। वो दिल्ली में अपने घर के लिए निकलता है। सबसे पहले वो रामगंज मंडी पहुंचता है और अपने माता पिता से बात करता है और उनका आशीर्वाद भी लेता है। शाम 6 बजे के आसपास उसने अपनी पत्नी अनीता को फ़ोन किया, जो कि एक प्राइमरी स्कूल में सरकारी टीचर होती है। उसको फ़ोन करके कहा कि मैं करीब 1 घंटे में घर पहुंच रहा हूं और आप खाना वगैरह बनाकर तैयार रखना। 1 घंटे से ज़्यादा का समय बीत जाता है, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। अनीता जब फ़ोन करती है तो फ़ोन स्विच ऑफ मिलता है। अब अनीता बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर चेतन प्रकाश कहाँ रुक सकता है। तभी अनीता पास में रह रहे एक रिश्तेदार मनमोहन मीना के पास जाती है और कहती है कि मेरे पति चेतन प्रकाश 1 घंटे में आने की बात कह रहे थे, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं,
शाम 6 बजे उन्होंने फ़ोन किया था, लेकिन अब 8 बज चुके हैं और उनका कहीं पता नहीं है। आप ज़रा देखो वो कहाँ है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अजीब सी घबराहट भी हो रही है। अनीता की ये बात सुनकर मनमोहन मीना एक दो लोगों को अपने साथ लेकर उसके पति आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश गाला को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद आखिरकार भवानी मंडी मार्ग के बाद रेलवे लाइन की पुलिया के पास वो बेहोशी की हालत में मिल जाता है। उसको तुरंत नज़दीकी ARG हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहां ले जाने के बाद उसको दिखाया जाता है। डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। डॉक्टर ने उसे बड़ी ही तसल्ली से देखा और देखने के बाद कहा कि इसमें अब कुछ नहीं बचा है, यानी कि ये मर चुका है। जैसे ही आईबी ऑफिसर के मरने की बात सामने आती है तो मनमोहन मीना ने सबसे पहले उसकी पत्नी अनीता को, फिर उसके माता पिता को और रिश्तेदारों को और आसपास के सभी लोगों को ये खबर पहुंचा दी। सभी लोग हॉस्पिटल में इकट्ठा हो जाते हैं। अब मामले की खबर पुलिस को भी दी जाती है। पुलिस FIR दर्ज कर लेती है और FIR में मौत की वजह सस्पेक्टेड डेथ लिखा जाता है, यानी कि ये जो मौत हुई थी कोई नॉर्मल मौत नहीं लग रही थी, कुछ ना कुछ इसमें सस्पेंस था। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल बड़ी ही गंभीरता से करती है। 15 फरवरी 2018 को मेडिकल बोर्ड में इस लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो हर कोई उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि ये जो सस्पेक्टेड मौत थी ये एक रहस्य बनकर रह जाती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश की हत्या हुई है, क्योंकि उसके शरीर पर किसी चोट या मारपीट का निशान भी मौजूद नहीं था। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। पुलिस इसकी बिसरा रिपोर्ट को लैब भेज देती है ताकि ये पता चल सके कि आखिर कहीं कुछ और बात तो नहीं है। पुलिस अपनी तरफ से कोई भी कमी बाकी नहीं छोड़ रही थी, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसा सबूत हासिल नहीं हो रहा था और आखिरकार पुलिस भी इसको एक नॉर्मल मौत मान बैठती है। लेकिन आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश के पिता इसे नॉर्मल मौत मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो सीधा कोर्ट जाते हैं और कोर्ट से अपील करते हैं कि मेरे बेटे की जो मौत है वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं हो सकती, बल्कि उसकी हत्या की गई है। आप इस मामले की फिर से जांच कराएं और अच्छे से जब जांच होगी तो शायद कोई ना कोई बात निकल कर सामने जरूर आएगी। पिता ने जब कोर्ट जाकर अपील की तो कोर्ट ने इस बात को मान लिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की फिर से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फिर से FIR दर्ज होनी चाहिए। पुलिस अब अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है। जब ये बात पुलिस के आला अधिकारी SP आनंद शर्मा तक पहुंचती है तो एडिशनल SP छगन सिंह राठौर की निगरानी में एक टीम बनाई जाती है और टीम से कहा जाता है कि इस मामले की बारीक से बारीक पहलू की जांच की जाए, क्योंकि ये मामला एक IB ऑफिसर से जुड़ा हुआ है। उसकी पत्नी सरकारी स्कूल में टीचर है, परिवार बहुत ही अच्छा है, इसलिए इस मामले की अच्छे से जांच होनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और फिर कोर्ट के आदेश का पालन करना भी पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आखिरकार पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई दुश्मन हो, सभी की एक लिस्ट बनाई जाती है। साथ ही दिल्ली के IB ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी, वहाँ के सभी दोस्त या उसका कोई मिलने वाला और उसके दुश्मनों की भी लिस्ट तैयार की जाती है और सभी से बड़ी ही बारीकी से पूछताछ की जाती है। पुलिस ने इस मामले को 3 हिस्सों में बांटकर अपनी जांच शुरू कर दी। इस जांच के पहले हिस्से में था कि शायद IB ऑफिसर को हार्ट अटैक आया हो और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई हो। जांच का दूसरा हिस्सा ये था कि शायद अपनी पर्सनल समस्याओं से इस कदर परेशान हो गया हो और उसने जान दे दी हो। और तीसरा ये था कि शायद उसका मर्डर हुआ हो। तो इन 3 बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेशन करनी उन्होंने शुरू कर दी।
आखिरकार पुलिस जब अलग अलग लोगों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, पड़ोस वालों से और सभी से बात करना शुरू कर दिया तो पता चलता है कि जो छोटा वाला बेटा है उस बेटे को लेकर अक्सर आईबी ऑफिसर और उसकी पत्नी में झगड़ा रहता था। वो एक दूसरे से नाराज रहते थे और एक बार तो उसने ये तक बोल दिया था कि अपने छोटे बेटे का डीएनए टेस्ट कराएगा, उसे ऐसा लगता है कि ये बेटा उसका नहीं है। जब पत्नी से ये बात पूछी जाती है तो पत्नी कहती है ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब हमें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन पुलिस जब अपने हिसाब से जांच पड़ताल करती है तो पुलिस के सामने एक नाम आता है और वो नाम था परवीन राठौर का, जो कि राजस्थान पुलिस में एक कांस्टेबल के पद पर तैनात था। आखिरकार जब ये नाम आता है और अनीता से ये नाम जुड़ता है तो इस कड़ी को जोड़ने के लिए पुलिस ने बड़ी ही खामोशी से अपना काम शुरू कर दिया। तो पता चलता है कि अनीता और परवीन राठौर बचपन से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। साल 2008 में परवीन राठौर की राजस्थान पुलिस में नौकरी लग जाती है और साल 2008 में ही अनीता की भी नौकरी लग जाती है। वो सरकारी स्कूल में टीचर बन जाती है। तो राजस्थान पुलिस में नौकरी लग जाने के बाद परवीन राठौर अनीता के घर जाता है और अनीता से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। जैसे ही अनीता के घर वालों को इस बात का पता चलता है तो अनीता के घर वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारे रास्ते अलग हैं और हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हैं। इस शादी की जब मंजूरी नहीं दी जाती तब अनीता के लिए एक दूसरे लड़के की तलाश शुरू की जाती है। आखिरकार 2011 में चेतन प्रकाश गाला नाम के एक लड़के से, जो कि आईबी में ऑफिसर होता है, दिल्ली में उसकी पोस्टिंग होती है, उससे उसकी यानी अनीता की शादी हो जाती है। यहाँ से ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था। साल 2012 में इनके यहाँ एक बेटे का जन्म होता है और ये परिवार बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से बड़ी खुशी से चल रहा था। उधर परवीन राठौर की भी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दिसंबर 2014 में परवीन राठौर की पत्नी की भी सरकारी स्कूल में नौकरी लग जाती है। इत्तेफाक की बात है कि एक दिन परवीन राठौर अपनी पत्नी को सरकारी स्कूल में छोड़ने के लिए गया तो उसने देखा कि उसके बचपन की दोस्त अनीता, उसकी प्रेमिका भी उसी स्कूल में टीचर होती है। जब जब परवीन राठौर अपनी पत्नी को स्कूल छोड़ने के लिए आता है, अनीता से भी उसकी मुलाकात होती है और यहीं से उनकी बातों का और मिलन का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ हो जाती हैं, यानी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। जब नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, ये रिश्ता गहरा हो रहा था, उस वक्त अनीता अपने माता पिता के साथ गायत्री कॉलोनी में रहा करती थी। तो इन दोनों का मिलना जुलना आसान नहीं हो पाता था, थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि उसके माँ बाप इस मामले में टोका टाकी करते थे। जब कांस्टेबल परवीन राठौर ने कहा कि क्यों ना तुम यहाँ से अपना घर बदल दो और अपना नया घर खरीद लो, इसके लिए उन्होंने कोशिश की और हाउसिंग बोर्ड में एक नया घर दिलवा दिया। अब नए घर में अनीता और उसका एक बेटा दोनों अच्छे से हंसी खुशी से रहने लगते हैं। अनीता के पति को महीने में 1 या 2 छुट्टी बहुत मुश्किल से मिला करती थी, इसलिए वो महीने में 1 या 2 बार ही घर पर आया करता था। अब कांस्टेबल परवीन राठौर के लिए अनीता से मिलना कोई मुश्किल काम नहीं था। अनीता के घर अब उसका आना जाना लगा ही रहता था। आईबी ऑफिसर के माता पिता ने जब इसको घर में इस तरह आते जाते देखा तो उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने कहा कि बेटा परवीन, तुम कभी भी हमारी गैर मौजूदगी में इस घर में नहीं आया करो और जब भी आओगे हमारे सामने आया करो या फिर अपनी पत्नी के साथ यहाँ आया करो। इत्तेफाक से एक दिन कांस्टेबल परवीन राठौर आईबी ऑफिसर के सामने भी घर पर आ जाता है
और ये रक्षाबंधन के आसपास की बात थी। तभी अनीता कहती है कि यदि तुम्हें मुझ पर इतना ज़्यादा शक है तो ठीक है, मैं इस रिश्ते को एक नया नाम दे देती हूँ। यानी कि अनीता ने परवीन राठौर को राखी बांधी और अपना मुँह बोला भाई बना लिया और कहा कि अब इसके हमारे घर पर आने में कोई भी किसी को भी दिक्कत या कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। कुछ दिन बाद अनीता प्रेग्नेंट हो जाती है और अक्टूबर 2017 को उसका दूसरा बेटा भी पैदा होता है। जब जब उस बेटे को कोई गोद में लेता था, उसे खिलाता था, उसे प्यार करता था, उसके नैन नक्श भी देखा करता था, उसकी आईब्रो, उसकी आँखें, उसके होठ, उसके हाथ पैर को देखकर कहता था कि इसकी शक्ल तो आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश से बिल्कुल भी नहीं मिलती। न जाने ये बच्चा किस पर गया है। ये बात चेतन प्रकाश को बहुत ज़्यादा अखरती थी और बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। इसलिए चेतन प्रकाश ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि बड़ा बेटा तो मेरा है, लेकिन ये छोटा बेटा मेरा नहीं है और मैं हर हाल में इसका डीएनए टेस्ट कराऊंगा और जिस दिन डीएनए की रिपोर्ट सामने आ जाएगी उस दिन इस सच्चाई का पर्दाफाश हो जाएगा। उस दिन तुम्हारा क्या हश्र होगा, तुम्हें अभी तक इस बात का अंदाज़ा नहीं है। अब इसी बात को देखते हुए पति और पत्नी में झगड़ा रहने लगता है और ये झगड़ा काफ़ी आगे बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी कांस्टेबल परवीन राठौर का अनीता के यहाँ आना जाना जारी रहता है। यहाँ एक बहुत बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि अनीता के पास 2 मोबाइल थे। एक मोबाइल से वो अपने पति से बात करती थी और दूसरे मोबाइल से वो अपने प्रेमी कांस्टेबल परवीन राठौर से बात किया करती थी और वो मोबाइल भी परवीन राठौर ने ही अनीता को दिलवाया था। और इस दूसरे मोबाइल की वजह से ही पुलिस की जांच पड़ताल में इन दोनों के रिश्ते का सच सामने नहीं आ पाया। आखिरकार यहाँ अब इन दोनों के मिलने जुलने पर पाबंदी लग गई थी। तभी अनीता और कांस्टेबल परवीन राठौर का एक साथ मिलकर प्लान बनता है कि क्यों ना हम इसे ख़त्म कर दें, अपने रास्ते से हमेशा के लिए इसको हटा दें। आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश को ख़त्म करने का प्लान तैयार हो जाता है और यहीं से कांस्टेबल परवीन राठौर का काम अब शुरू होता है। परवीन राठौर अपने ही एक आदमी से मिलता है जिसका नाम होता है शाहरुख। शाहरुख से वो कहता है कि भाई मेरी एक बहन है और मेरी बहन को उसका पति बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि हम उसे मार दें। इसके लिए शाहरुख ने 3 लाख रुपए लिए। 25 दिसंबर 2017 को अनीता मुखबरी करती है कि चेतन प्रकाश दिल्ली से राजस्थान के लिए आ रहा है। तो शाहरुख ने कहा कि ठीक है, मैं इसे रास्ते में ही मार दूंगा। अब शाहरुख उसको मारने के लिए सही ठिकाने पर पहुंच जाता है, लेकिन ठंड का मौसम होने की वजह से चेतन प्रकाश ने अपने चेहरे को कवर किया हुआ था, उसने मफलर बांधा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी ठीक से पहचान नहीं हो सकी और वो 25 दिसंबर 2017 को बच जाता है। 4 जनवरी 2018 को शाहरुख अपने एक साथी शाकिर को 2 लाख रुपए देता है और कहता है कि ट्रक से चेतन प्रकाश को टक्कर मारनी है। और जैसे ही ट्रक से स्कूटर को टक्कर मारनी थी, ठीक उसी वक्त चेतन प्रकाश का स्कूटर ट्रक से आगे निकल जाता है और टक्कर लग नहीं पाती है। ये दूसरा प्लान भी उनका फेल हो जाता है और इसी तरह से उनकी 4 कोशिशें फेल हो जाती हैं, लेकिन वो अपने काम को पूरा करने में लगातार लगे रहते हैं। आखिरकार 14 फरवरी 2018 को अनीता उस कांस्टेबल को खबर देती है कि चेतन प्रकाश आज घर पर आ रहा है। उसका टाइमिंग और रूट वगैरह सारी जानकारी उसको दे देती है। तभी उस कांस्टेबल ने शाहरुख को पूरा प्लान समझा दिया कि क्या करना है और कैसे करना है। इसके बाद जैसे ही चेतन प्रकाश झालावाड़ रेलवे स्टेशन पर उतरता है तो पहले से ही वहाँ पर एक कार खड़ी हुई थी और उस कार के अंदर 3 लोग बैठे हुए थे। आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश जैसे ही कार की साइड से निकलकर जा रहा था, तभी उसे जबरन कार के अंदर बैठा लिया जाता है
और उसका अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण करने के बाद उसे एक ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी आ नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने उसको अपहरण करने के बाद इंजेक्शन लगा दिया और साथ ही उसके मुंह पर कपड़ा रखा ताकि वो सांस ना ले सके और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन पुलिस ने जब इस मामले की गहराई से जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि इस इंजेक्शन का इंतजाम संतोष निर्मल नाम के एक व्यक्ति ने किया था जो नर्सिंग का काम भी जानता था। आखिरकार पुलिस ने बड़ी ही होशियारी से एक एक कड़ी को जोड़ना शुरू किया। इसमें शाहरुख, शाकिर, संतोष निर्मल, अनीता और कांस्टेबल परवीन राठौर इन सभी की भूमिका होती है। केस की चार्जशीट लगाकर कोर्ट में दाखिल कर दी जाती है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साल 2018 से अभी तक ये केस कोर्ट में चल रहा है और बहुत जल्द कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाएगा और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल जाएगी। ये एक ऐसा परफेक्ट कत्ल था जिसमें शायद आरोपी कभी नहीं पकड़े जाते, लेकिन पिता को बिल्कुल भी यकीन नहीं था। पिता ने जब कोर्ट से अपील की तो उसके बाद पुलिस ने गहराई से इसकी जांच की और पुलिस ने सभी गुनहगारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पुलिस ने इस केस में बहुत ही बेहतरीन काम किया। पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को तकलीफ देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज में हो रहे गुनाहों से और गुनाह करने के तरीकों से आपको आगाह करना है। दास्ताने जुर्म अभी बाकी है। हम जल्द ही फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना मशवरा ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।